फौजिया बाजी, फौजिया बाजी। बबलू मुझे आवाज़ देते हुए घर में दाखिल हुआ। मैं जल्दी से कमरे में बाहर निकल आई और उससे इंतहाई गुस्से से पूछा, कौन सी क़यामत आ गई है जो इस कदर ऊंची आवाज़ में मुझे पुकार रहे हो? जानते हो ना कि अम्मा ने हम दोनों को ही सीधा कर देना है। मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए बबलू ने जो बात मुझे सुनाई वो सुनकर तो मेरे हाथ पांव फूल गए। आपकी सहेली रानी को फिर से दौरा पड़ गया है। आंखें सुर्ख हो गई और इंतहाई डरावनी आवाज़ें निकाल रही है। क्या तुम सच कह रहे हो? हैरान होते हुए मैंने पूछा और जल्दी से अपनी चादर लेने के लिए कमरे में चली गई। अगर अम्मा घर पर नहीं होती तो मैं दुपट्टे में ही रानी के घर पहुंच जाती, लेकिन मैं जानती थी कि अम्मा ने मुझे दरवाजे से वापस बुला लेना है। इसलिए चादर ओढ़कर तेज़ी से घर के दरवाजे की तरफ जाने लगी तो अम्मा सामने आकर खड़ी हो गई। इस वक्त कहाँ जा रही है? शाम होने वाली है, तेरे अब्बा घर आने वाले होंगे। अगर तू घर पर नहीं हुई तो बहुत गुस्सा करेंगे। अम्मा ने रास्ता रोकते हुए कहा। प्लीज़ अम्मा, इस वक्त तो मुझे जाने दो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मैं रानी को देखने के लिए जा रही हूँ। बबलू ने मुझे बताया कि उसे फिर से दौरा पड़ गया है। अम्मा को जवाब देते हुए मैं तेज़ी से आगे बढ़ गई। अम्मा ने इंतहाई गुस्से से कहा, अगर उसे दौरा पड़ गया है तो तू क्या करेगी? तू कोई डॉक्टर है या कोई वलीउल्लाह? तू जाकर उसे ठीक कर देगी क्या? तेरे जाने का क्या काम है? घर बैठ, घर से बाहर न जा। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैं रुक गई और तेज़ी से कहा, अम्मा, पिछले 2-3 महीनों से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि रानी को दौरा पड़ गया है। कभी रात को दौरा पड़ता है, कभी दिन को, लेकिन मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा कि जब दौरा पड़ता है तो वो क्या करती है, कैसी लग रही होती है। बस यही देखने के लिए जा रही हूँ और 2 मिनट में वापस आ जाऊंगी। चुटकी बजाते हुए मैंने कहा और दरवाजे से बाहर निकल गई। तेज़ तेज़ कदम उठाती रानी के घर की तरफ मैं जा रही थी। बबलू तो मुझसे पहले ही उनके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। रानी का घर भी हमारी गली में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। जब मैं घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो रानी की अम्मी खाला नुसरत के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैं तेज़ी से आगे बढ़ी। कमरे के दरवाजे पर ही रानी की दोनों छोटी बहनें और भाई खड़े दिखाई दिए। वो सब बहुत खौफज़दा थे। उनके करीब रुककर मैंने कमरे में झांक कर देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरे ओसान खता हो गए। ऐसे लग रहा था कि रानी अपनी माँ को जान से ही मार देगी। नुसरत खाला को ज़मीन पर गिराकर रानी उनके ऊपर बैठी हुई थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके अलग से निकलने वाली खौफनाक आवाज़ें सुनकर मैं भी घबरा गई। खाला बार बार उसे समझाने और रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उनका गला दबाकर मुसलसल मारने की कोशिश में लगी हुई थी। ये मंजर देखकर मैं तेज़ी से आगे बढ़ी और गुस्से से रानी को पुकारा, रानी। मेरी आवाज़ सुनते ही रानी ने तेज़ी से पीछे मुड़कर देखा तो खौफ से मेरे कदम ही ज़मीन पर जम गए। मैं पीछे मुड़ना चाहती थी, लेकिन कदम ज़मीन पर ही जम चुके थे। हरकत करना मेरे लिए नामुमकिन हो गया था। रानी की शक्ल इंतहाई डरावनी हो रही थी। सुर्ख सुर्ख आंखें फैलकर इतनी डरावनी हो रही थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि उन्हें देखते हुए एहसास हो रहा था कि किसी इंसान की आंखें नहीं हैं, बल्कि किसी बहुत डरावने जानवर की हों। अब वो बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी और उसके हलक से निकलने वाली खौफनाक आवाज़ों से ऐसे लग रहा था कि कोई जानवर बहुत गुस्से से गुर्रा रहा हो और जल्द ही अपने शिकार पर हमला कर देगा। मैंने खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी थी और अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये हुआ था कि रानी की तवज्जो खाला की तरफ से हट गई थी। ये मौका मिलते ही खाला ने जल्दी से उठने की कोशिश की और रानी से दूर जाकर खड़ी हुई। वो अपनी बेकाबू होती सांसों को काबू करने के लिए लंबे लंबे सांस ले रही थी। गला दब जाने की वजह से उन्हें खांसी भी आ रही थी। रानी मेरी तरफ गुस्से से देख रही थी। अब मुझे यकीन हो गया था कि खाला की जान तो बच गई, लेकिन मेरी जान बचने वाली नहीं है। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी, इसलिए इंतहाई गुस्से से रानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी ही माँ को मार रही थी, इतना तो दिमाग ख़राब नहीं होना चाहिए। मेरी बात का जवाब रानी ने नहीं दिया, बल्कि खाला नुसरत ने तेज़ी से कहा, अरे इस पागल को अपना होश नहीं है, तुम्हारी कोई बात इसकी समझ में कैसे आएगी? मैं इसे कितना मना करती थी कि मेरी बात मान ले, शाम के वक्त घर से बाहर ना जाया कर और दरख्तों से दूर रहा कर, लेकिन मेरी कोई बात मानना तो रानी पसंद ही नहीं करती थी।
अब खुद भी मुसीबत में फंसी है और हमें भी फंसा दिया है। कोई जिन इसके साथ चिमड़ गया है जो हम सबको भी तंग करता है। खाला ने इंतहाई दुखी लहजे से कहा। मैं ये सब कुछ जानती थी, लेकिन उस वक्त खुद को रानी के सामने कमज़ोर साबित नहीं करना चाहती थी और एक तरह से यकीन भी कर चुकी थी कि यहाँ से ज़िंदा बचकर जाने वाली नहीं। इसीलिए जो भी मुंह में आ रहा था मैं बोल रही थी। रानी के इंतहाई खौफनाक चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने गुस्से से कहा, अगर इसके साथ कोई जिन चिमट गया है या किसी जिन का साया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन अंधा होगा। उसकी भी तो नज़र होगी। उसे नज़र नहीं आता कि ये रानी की माँ है जिसे वो जान से मारने की कोशिश कर रहा है। रानी ना समझ थी, उसे नहीं पता था कि जहाँ वो खड़ी है वहाँ पर जिन्नात का डेरा है, लेकिन जिन्नात तो रानी को देख रहे थे। ये कहते हुए मैंने रानी के चेहरे की तरफ देखा तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि वो इंतहाई खामोशी से मुंह खोले मेरी बातें सुन रही थी। उसके बाकी बहन भाई जो दरवाजे पर खड़े थे मुझे इशारे से मना कर रहे थे कि मैं कुछ भी न कहूँ। उसी वक्त मुझे एक अजीब बात हुई। रानी खड़े होकर मुझे देख रही थी कि अचानक ज़मीन पर गिर गई। उसी वक्त मुझे उसके करीब एक साया सा दिखाई दिया जो कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया था। रानी के बेहोश वजूद को देखते ही उसके बहन भाई और माँ करीब आ गए थे। जल्दी से उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले तो वो होश में आ गई। वो साया अब भी मुझे खिड़की के करीब खड़ा दिखाई दे रहा था। मैं दिल ही दिल में बहुत घबरा रही थी, इसीलिए ऊंची आवाज़ से कहा, अगर कोई जिन मेरी दोस्त को तंग कर रहा है तो याद रखना, दोबारा अगर मेरी दोस्त को कोई तकलीफ़ हुई तो मैं उसे आग लगा दूंगी। सब घर वाले मेरी तरफ हैरत से देख रहे थे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे अलावा वो साया किसी को दिखाई नहीं दे रहा। मैंने अपनी आंखों से उस साये को खिड़की के रास्ते बाहर जाते हुए देखा। रानी की हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन वो बहुत कमज़ोर और खामोश थी। अपने बाल समेटते हुए दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ गई। किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। रानी की अम्मी ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उनकी मदद की थी, वरना शायद रानी का जिन आज उन्हें जान से ही मार देता। खाला ने मुझे बताया कि 2 महीने पहले वो अपने वालिदैन से मिलने के लिए तमाम बच्चों समेत गांव गई थी। वहाँ पर न जाने कैसे ये जिन रानी के पीछे लग गया। 2-3 महीने हो चुके हैं, रानी को अजीब दौरे पड़ने लगे। सबको मारने के लिए दौड़ती है और कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि अम्मा ने कहा था कि जल्दी वापस आ जाना। अब्बा भी घर आने वाले थे, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा था। हालांकि अभी मुझे रानी का किस्सा सुना रही थी। मैंने उनसे इजाज़त ली और उनके घर से बाहर निकल आई। गली में बबलू खड़ा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही इंतहाई फ़ख्रिया मुस्कुराहट चेहरे पर से जाते हुए खबर सुनाई, बाजी तुमने इतनी देर लगा दी है, अब्बा तो कब से घर आ चुके और 2 बार आपका पूछ भी चुके हैं। ये सुनते ही मैं तो हाथ पाँव मेरे फूल गए थे। मैं तेज़ी से घर की तरफ भागी। जब अपने घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो अब्बा जान सामने ही बरामदे में चारपाई पर बैठे हुए दिखाई दिए। उस वक्त को मैं कोस रही थी जब खाला नुसरत की बातें सुनने के लिए बैठ गई। देख तो लिया था मैंने रानी को, पता नहीं क्यों उनमें से कौन सी तफसीलात मैं जानना चाहती थी। अम्मा जल्दी से किचन से बाहर आ गई और मुझे देखते ही इंतहाई गुस्से से कहा, देख लिया रानी को, ठंड पड़ गई तुम्हारे कलेजे को, जल्दी क्यों वापस आ गई हो सकता है उसे रात को दोबारा तकलीफ़ हो जाती। हस्बे आदत अम्मा ने तंज करना शुरू कर दिए थे। अब्बा की घूरती हुई नज़रों से मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए इंतहाई खौफनाक लहजे से अम्मा से कहा, अम्मा आप रानी को देख लेती तो ऐसे समझती कि वो इंसान ही नहीं है। कच्चा खाना चाहती थी अपने बहन भाइयों को और अपनी माँ को। ये तो अच्छा था कि मैं वहाँ पहुँच गई और ऊंची आवाज़ में उसकी मिन्नतें करने लगी कि वो उन सबको छोड़ दे। खाला का तो गला उसने ऐसे दबोचा हुआ था कि अगर कुछ देर उसे रोका ना जाता तो वो पूरे मोहल्ले में खबर फैल चुकी होती कि रानी ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया है। जासूसी वाले अंदाज में अम्मा को खौफनाक वाक़या सुना रही थी। मेरी तवक्को के मुताबिक अब्बा और अम्मा दोनों परेशान हो गए और इंतहाई फ़िक्रमंदी से पूछा, अल्लाह खैर करे, सब बच गए ना, किसी को ज़ख्मी तो नहीं कर दिया उसने? इसीलिए तो कहा जाता है कि जवान बच्चियों को काबू में रखना चाहिए, उन्हें घरों से बाहर यूँ आज़ादाना नहीं फिरने देना चाहिए। लेकिन आजकल की बच्चियों को कोई बात समझ आ जाए तो तब ना। अम्मा ने एक बार फिर मुझे डांटना शुरू कर दिया और बोलते हुए किचन में चली गई थी। अब्बा के करीब से गुजर कर
मैं अपने कमरे में जाना चाहती थी, इसीलिए इंतहाई आहिस्ता कदम उठाती बरामदे में आ गई। अब्बा को इंतहाई मासूमाना अंदाज में सलाम किया, जिस पर अब्बा ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया और दूसरी चारपाई पर बैठने का इशारा किया। मरती क्या ना करती, उनके सामने बैठना पड़ा। कुछ देर तक खामोशी रही, फिर अब्बा ने नरम लहजे में पूछा, अब रानी की सेहत कैसी थी? अच्छी भली बच्ची थी बेचारी, न जाने किसकी नज़र लग गई है। मैंने भी तेज़ी से चेहरे पर दुख भरे तासुरात लाए और दुखी लहजे से कहा, जी अब्बा, उसे देखकर तो मुझे भी बहुत दुख हुआ है। बेचारी की कोई हालत ही नहीं रही, यहाँ तक कि उसे ये भी याद नहीं कि अपने बहन भाइयों और माँ बाप के दरमियान रहती है। अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रही थी। ओहो, अल्लाह ताला उसे सेहत अता फरमाए और उसके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रख लो कि उसके करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें उससे दूर रहना होगा। ऐसा ना हो कि तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ। अब्बा ने इंतहाई फ़िक्रमंदाना अंदाज से मुझे समझाते हुए कहा, तो मैंने जल्दी से इकरार में सर हिला दिया। ठीक है, आज के बाद मैं कभी भी रानी से मिलने नहीं जाऊंगी, बल्कि कोशिश करूंगी कि अगर उनके घर जाऊं भी तो रानी से तो दूर ही रहूं। फरमाबरदार बच्ची की तरह मैंने जल्दी से अब्बा का हुक्म मानने की हामी भर ली थी और फिर तेज़ी से उठकर अपने कमरे में आ गई। अल्लाह का शुक्र था कि अब्बा और अम्मा दोनों की डांट से बच गई थी, लेकिन मैं मुसलसल रानी के बारे में ही सोच रही थी। शाम हो चुकी थी और अम्मा मुझे किचन में काम करने के लिए बुला रही थी। मैं अम्मा के साथ मिलकर काम करने लगी। वो भी रानी के लिए बहुत परेशान थी। मैं और रानी दोनों बचपन की अच्छी सहेलियां थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि रानी के साथ कोई दूसरी मखलूक है जो हर वक्त उसे तंग करती रहती है। मैं जब भी रानी के घर जाती तो मुझे ऐसी कोई बात महसूस नहीं होती थी, क्योंकि हमेशा रानी बहुत अच्छे अंदाज से मिलती थी, बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन उसके बारे में जो खबरें मोहल्ले में गर्दिश कर रही थी वो भी झूठी नहीं थी, क्योंकि खाला नुसरत खुद मुझे मेरे घर में आकर उसकी हालत के बारे में बताती थी। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं अपनी आंखों से देख लूं कि जब रानी को दौरा पड़ता है तो वो क्या करती है। और आज पहली बार जब मैंने उसे देखा, सच कहूँ तो उसे देखकर मैं भी डर गई थी। अगले ही रोज़ दिन के वक्त मैं दोबारा रानी के घर पहुंची। रानी की अम्मी से इंतहाई राज़दाराना अंदाज में पूछा कि आपने कभी रानी के साथ कोई साया देखा है, जिस पर उन्होंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, कभी कुछ दिखाई नहीं दिया। बस जब वो जिनजात रानी के दिमाग पर कब्जा कर लेता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वो उसे छोड़कर जाता है तो रानी ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। होश आने पर भी उसे कुछ याद नहीं होता। मैं खाला के साथ बातें करने में मसरूफ़ थी, जबकि रानी सहन में एक कोने में बनी हुई जगह पर कपड़े धो रही थी। उसे काम करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अचानक मेरी खुशी हैरत और खौफ में तब्दील हो गई। मैंने उसके बिल्कुल करीब ही खड़े एक साए को देखा, जो उस रोज़ भी मैंने उस कमरे में देखा था। वो साया बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन इंतहाई दराज कद और अजीब सा था। उसे देखते ही मैंने बिल्कुल चुप साध ली थी। अपने काम में रानी मसरूफ़ थी। मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और अपने पास बुला लिया। मुझे उसके करीब जाते हुए डर लग रहा था। तब मैंने देखा कि वह साया कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया है, जिसका मतलब था कि उसको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि मैं उससे डर रही हूँ। यही तो मैं उससे नहीं बताना चाहती थी कि मैं उससे डर रही हूँ। हिम्मत जमा करते हुए मैं रानी के करीब आकर खड़ी हो गई। रानी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अम्मा बता रही थी कि तुम कल शाम को भी हमारे घर आई थी, लेकिन कल मेरी सेहत ठीक नहीं थी, तुम्हारे साथ मुलाकात ही नहीं हो सकी। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई और हैरत से उसके मुंह की तरफ देखने लगी, क्योंकि कल मैं बहुत देर तक उसके करीब खड़ी रही थी। फिर मुझे याद आया कि खाला ने मुझे बताया था कि जब रानी को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। साया रानी से कुछ फासले पर खड़ा था। अचानक मैंने देखा कि एक फूल रानी के बालों पर उसने अटका दिया। गुलाब का चमकता हुआ फूल देखकर मुझे हैरत हुई थी। उस साए ने मुझे हाथ के इशारे से कहा कि ये फूल मैं ले लूं। मैंने जल्दी से रानी के बालों से फूल उतार लिया। उसे सूंघ कर उसकी खुशबू महसूस करने लगी। बिल्कुल ताज़ा फूल था। कुछ देर तक रानी के साथ में बातें करती रही और फिर अपने घर वापस लौट आई।
پھول ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ رانی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ اگر میں کسی کو بتاتی ہوں کہ یہ پھول مجھے رانی کے جناتی سائے نے دیے ہے تو وہ آصف جو ہر وقت رانی کو تنگ کیے رکھتا ہے مجھے پھول دے رہا ہوتا تو شاید کسی کو یقین نہیں آتا، بلکہ مجھے تو خود بھی ہنسی آ رہی تھی۔ دل ہی دل میں ہنستے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ عجیب رومانٹک جن ہے جو خوبصورت لڑکیوں کو پھول بھی پیش کرتا ہے، مجھے بھی اسے بدلے میں پھول دینے چاہیے۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آ گئی تھی جسے سوچ کر میں اکیلے ہی ہنس رہی تھی۔ رانی کا گھر ہم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ امی نے گھر کے کونے میں کچھ کیاریاں بنائی تھی جس میں سبزیوں کے ساتھ پھول بھی اگائے تھے۔ میں نے کچھ پھول توڑے، انہیں دھاگے کی مدد سے باندھ کر گلدستہ بنایا۔ شرارت کے طور پر میں نے پھولوں کے درمیان میں چھپا کر مرچیں بھی ڈال دی۔ اب میں شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ میں شام کو گھر کی چھت پر گئی اور گلدستہ پوری قوت سے رانی کے گھر پر پھینک دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ پھول رانی کا جناتی سایہ ہی اٹھائے گا، کوئی اور بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن میرے ذہن میں جو شرارت تھی میں نے اس پر عمل کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں اور ببلو ٹی وی دیکھتے رہے۔ پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگی۔ رات کا وقت تھا جب مجھے اپنے قریب کسی کے چھینکنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی بہت شدت سے چھینک رہا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید ببلو کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں جلدی سے بیٹھ گئی۔ ببلو کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ ایک بار پھر مجھے چھینکنے کی آواز سنائی دی۔ آواز میرے قریب سے آ رہی تھی۔ کمرے میں صرف میں اور ببلو تھے اور کوئی نہیں تھا۔ مجھے آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ نیم اندھیرے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک میرے سامنے وہی سایہ نمودار ہوا جس کے لیے میں نے چھت پر پھول پھینکے تھے۔ اچانک سے اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ وہ دھندلا سایہ مجھے واضح دکھائی دینے لگا۔ ایک خوبصورت نوجوان لڑکا تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بار بار چھینک رہا تھا۔ میرے پھینکے پھول اس نے ہاتھ میں پکڑے تھے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے میں کہا، یہ تم نے کیا ہے نا؟ میں نے تمہیں پھول دیا تھا اور بدلے میں تم نے مجھے مرچیں بھر کر پھول دے دیے، جنہیں سونگتے ہی سب مرچیں میری ناک میں چلی گئیں۔ اب میں تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو کتنی بری حالت ہو رہی ہے۔ بات کے دوران بھی وہ چھینک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا۔ اس سے پہلے کہ معذرت کرتی، اس نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو تمہیں پھول دیا تھا لیکن شاید تم اس کے قابل ہی نہیں تھی، لیکن جو سزا تم نے مجھے دی ہے اب مجھے بھی تمہیں دینی پڑے گی۔ وہ انتہائی سخت لہجے سے مجھے دھمکی دے رہا تھا، جسے سن کر میں بہت ڈر گئی۔ میں نے معصومانہ صورت بنائے ہوئے انتہائی دکھی لہجے سے کہا، میں نے تو تمہارے ساتھ شرارت کی تھی، اب مجھے کیا پتا کہ تم اتنی جلدی پھول اٹھا کر سونگنا بھی شروع کر دو گے، پہلے اچھی طرح سے چیک تو کر لیتے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، جو پھول میں نے تمہیں دیا تھا وہ تم نے کتنی دیر لگا کر چیک کیا تھا؟ اس کا طنزیہ لہجہ میں نے محسوس کیا، اس لیے سر جھکا کر کہا، تم تو چھوٹی سی شرارت پر ہی ناراض ہو گئے، جبکہ پچھلے کئی مہینوں سے تم نے ایک معصوم بچے کی جان عذاب میں کیوں ہے؟ نہ صرف اس کو تنگ کرتے بلکہ سارا گھر اس کا پریشان ہے۔ خود جو مرضی کر لو، ہمارا چھوٹا سا مذاق بھی تم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ہاتھوں میں پکڑا گلدستہ اس نے فرش پر پھینکا اور میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، اگر تم نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی اور مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رانی نے ہمارے گھر میں گند پھیلایا، بچے کھیل رہے تھے انہیں زخمی کر دیا، تو کیا ہم اسے معاف کر دیتے؟ تمہیں رانی کا بہت دکھ لگ رہا ہے، لیکن جو میرا بھتیجا رانی کی وجہ سے زخمی ہوا، ایک ٹانگ سے ہی معذور ہو چکا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں نے جن ذات کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی نرم لہجے سے کہا، جبکہ تم جانتے ہو کہ انسانی آنکھ جنات کو نہیں دیکھ سکتی لیکن جنات انسان کو دیکھ سکتے ہیں، تو پھر جب انسان لا علمی میں کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ اصل میں تو یہ غلطی جنات کی ہے، ان بچوں کی ہے جو یہ دیکھ رہے تھے کہ رانی درخت کی طرف آ رہی ہے، پھر بھی وہ درخت کے نیچے چارپائی بچھا کر بیٹھ گئے۔ وہ اپنی نانی کے گھر مہمان گئے تھے، اسے ان باتوں کا نہیں پتہ تھا۔ اصل میں تو یہ غلطی جنات کی ہے، انہیں سزا ملنے چاہیے، جبکہ سزا اس کو دی جا رہی ہے جسے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ رانی کے وکیل کی طرح دفاع کرتے میں نے کہا۔ جنزاد نے میری طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، تم اپنے کام سے کام رکھو، بہتر یہی ہے کہ رانی کو چھوڑ دو، میں بہتر جانتا ہوں کہ اس کو کیسے سزا دینی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ مجھے اس بیچارے پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میری چھوٹی سی شرارت نے اسے بہت تکلیف پہنچائی، لیکن مجھے دلی خوشی ہو رہی تھی کہ میری وجہ سے جنزاد کو بھی تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے رانی اور اس کے گھر والے جو برداشت کر رہے تھے، اس جنزاد کو اس کا ہرگز احساس نہیں تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی کہ جنزاد رانی اور اس کے سب گھر والوں کو پریشان کرتا ہے،
लेकिन उसने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, यहाँ तक कि वो सिर्फ मुझे नज़र ही आता था। जबकि रानी की अम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने आज तक कोई चीज़ भी रानी के साथ नहीं देखी। मैंने सोच लिया था कि दोबारा मेरी उससे मुलाकात हुई तो उससे ये ज़रूर पूछूंगी कि वो मुझे क्यों नज़र आता है, घर में किसी और शख्स को क्यों नहीं दिखाई देता। अगले रोज़ मामूल के मुताबिक मैं सब काम करती रही। शाम से पहले मुझे खबर मिली कि रानी को एक बार फिर से तकलीफ़ हो गई है। इस बार तो वो तकलीफ़ की शिद्दत से चीख रही है, रो रही है, सब घर वाले परेशान हो रहे हैं। यह खबर देने वाला भी बबलू था। अम्मा के मना करने से पहले मैं घर से निकल आई। रानी के घर पहुँचते ही मैंने फ़ैसला कर लिया कि आज मैं जिन ज़ात को ऐसी सज़ा दूंगी जो हमेशा के लिए याद रखेगा। जब मैं रानी के घर पहुँची तो शोर की आवाज़ से सारा घर गूंज रहा था। कमरे में दाखिल हुई तो ज़मीन पर गिरी हुई रानी शिद्दत से चीख रही थी। ऐसे लग रहा था कि तकलीफ़ में ज़ुबान मुंह से बाहर लटक रही थी और आंखें इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी कि अगर कोई छोटा बच्चा देख लेता तो शायद खौफ के मारे रात को सो ही नहीं सकता। मुझे देखते ही खाला ने इंतहाई बेबसी और दुख से कहा, देखो देखो मेरी बेटी को क्या हो गया है। रानी को देखते ही अंदाज़ा हो रहा था कि वो शदीद तकलीफ़ में है। न जाने उसने कौन सी गलती कर दी थी कि जिनजात उसे तकलीफ़ दे रहा था। मैंने रानी की छोटी बहन से माचिस मंगवा ली। मेरे जहन में एक तरकीब आई। एक बार मैंने एक आदमी को एक बच्चे का जिन निकालते देखा था। बस वही तरकीब मेरे जहन में आई। मैंने जल्दी से माचिस की तीली जलाई और रानी की हथेली पर रख दी। एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। उसके साथ ही रानी बेहोश हो गई। चीख की आवाज़ सुनकर सभी घबरा गए। मैंने सफ़ेद साए को तेज़ी से बाहर जाते देखा। रानी का चेहरा पसीने से तरबतर था। बेचारी को न जाने कितनी तकलीफ़ हो रही थी। मुझे तो उस जिनजात पर शदीद गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि अब मेरे पास आया तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगी। मुझे यकीन हो गया था कि वो रात को दोबारा मेरे पास ज़रूर आएगा, क्योंकि जहाँ पर रानी की हथेली पर छोटा सा आंवला बन गया था उस जिनजात को भी ज़रूर तकलीफ़ होगी। वो मुझ पर गुस्सा झाड़ने ज़रूर आएगा। रानी की माँ और बहन भाई तो मुझे कोई बड़ा आलम समझने लगे, बार बार मेरा शुक्रिया अदा करते। रानी अब तक बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले तो वो होश में आ गई, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बात कर सकती। बहुत कमज़ोर और बीमार दिखाई दे रही थी। उसी वक्त अम्मा भी रानी के घर आ गई। वो शदीद गुस्से में थी, लेकिन जब रानी की अम्मी ने उन्हें पूरा वाक़या सुनाया तो अम्मा तो हैरान हो गई। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस कदर बहादुरी का मुजाहिरा कर सकती हूँ। सबके सामने मुस्कुराकर आजिज़ी से कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया। दिल ही दिल में ख़ुद को सुपरमैन समझने लगती, लेकिन नहीं जानती थी कि मैं किस कदर बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने वाली हूँ। घर आई तो अम्मा ने जल्दी से मुझसे पूछा, तुझे जिन निकालने का तरीका किसने बताया? वो बहुत हैरान हो रही थी, जिस पर मैंने हंसते हुए कहा कि अम्मा, मुझे तो बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं आता। बस ये ख्याल मेरे जहन में आया तो मैंने ऐसा कर दिया। जिस पर वो कुछ मुतमईन हो गई, लेकिन फिर भी परेशान दिखाई दे रही थी। अब की बार उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि रानी के घर दोबारा मिलने ना जाऊं और ना ही उनकी कोई मदद करनी है। ये बात सुनकर मैं परेशान हो गई। अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा कि ये जिन्नात बहुत शरीर मखलूक है, कुछ भी कर सकती है। ऐसा ना हो कि रानी को छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाए, इसलिए उसके घर नहीं जाना। अम्मा की बात सुनकर मुझे हंसी आई, लेकिन मैंने उनके सामने हंसना मुनासिब नहीं समझा, वरना उन्हें गुस्सा आता। मुझे अम्मा की बात मजाक लग रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अम्मा ठीक कह रही थी। आज रात मैंने सोच लिया था कि अगर जिन ज़्यादा मुझसे मिलने आया तो मैं फिर उसको कैसे सज़ा दूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने रानी को दी थी। ये तो रानी की अम्मी ने बाद में बताया था कि आज एक आमिल को घर पर बुलाया था ताकि वो रानी के जिन को काबू कर सके, इसीलिए रानी का जिन शदीद गुस्से में था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लाशौरी तौर पर जिन का इंतज़ार कर रही थी, और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद मुझे अपने करीब किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मैंने कमरे में रोशनी का इंतज़ाम भी किया था। जिनजात सामने खड़ा मुझे देख रहा था, शदीद गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही मुझे गुस्सा आ गया। रानी की हालत याद आ गई जो मैंने देखी थी। इससे पहले कि वो मुझसे कुछ कहता, मैंने सिराने रखा नमक उसकी तरफ उछाल दिया। वो इस हमले के लिए तैयार नहीं था। नमक उसकी आंखों में लग गया। वो गुस्से से दोनों आंखों पर हाथ रखकर ज़मीन पर बैठ गया। शदीद गुस्से में था। मैं उसे इस हालत और तकलीफ़ में देखकर खुश हो रही थी। मैंने इंतहाई तंज़िया लहजे में उससे कहा, अब तुम्हें पता चला कि तकलीफ़ क्या होती है। जो तकलीफ़ तुमने रानी को थी ये उससे बहुत कम है। काश मैं तुम्हें इससे बढ़कर तकलीफ़ दे सकती। वो बिल्कुल खामोश रहा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मुझे ये सब करके बहुत खुशी हासिल हो रही थी। मैं उसे बताना चाहती थी कि किसी को तकलीफ़ देना आसान होता है, लेकिन जब खुद पर तकलीफ़ आती है तो उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ ही देर बाद वो दोबारा मेरे सामने खड़ा हुआ।
انتہائی غصے سے میری طرف دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پر پانی کے قطرے دکھائی دے رہے تھے جس کا مطلب تھا کہ اپنی آنکھیں دھو آیا ہے. میرے قریب آ کر انتہائی غصے سے بولا, یہ تم نے کیا حرکت کی؟ تم جانتی ہو کہ میں تمہیں کیا سزا دے سکتا ہوں؟ اس کے غصیلے لہجے کو نظر انداز کرتے میں نے انتہائی پر اعتماد لہجے سے کہا, مجھے تم سے بالکل ڈر نہیں لگتا اور نہ ہی تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو. اگر تم نے رانی کی جان نہ چھوڑی تو میں تمہیں ایسے ہی تکلیف دیتی رہوں گی. تمہیں بالکل اس چھوٹی معصوم بچی پر ترس نہیں آتا کیا؟ وہ میری طرف انتہائی غصے سے دیکھتے ہوئے بولا, میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ رانی کی اور میرے درمیان آنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے کہ میں رانی کو کتنی تکلیف دیتا ہوں. تمہیں اپنے آپ سے مطلب رکھنا چاہیے. دوسروں کے معاملات سے خود کو دور رکھو ورنہ نقصان اٹھاؤ گی. وہ مجھے دھمکی دینے والے انداز سے کہہ رہا تھا, لیکن میں نے اس کی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لیا. اس لیے فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ جب تک تم رانی کا پیچھا نہیں چھوڑو گے, اس کی اس غلطی کی معافی نہیں دے دیتے جو اصل میں جنات کی غلطی ہے, اس کی نہیں, تب تک میں بھی ایسے ہی کرتی رہوں گی. جب موقع ملے گا تمہیں ضرور تکلیف پہنچاؤں گی. وہ کچھ دیر سنجیدگی سے دیکھتا رہا, پھر سنجیدہ لہجے سے پوچھا, یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم دوسروں کے معاملات میں ٹانگ ضرور اڑاؤ گی؟ جواب دینے کی بجائے میں نے اقرار میں سر ہلایا. میں ایک بات پھر تم سے یہی کہوں گا کہ دوسروں کے معاملات میں پڑنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر پھر بھی تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی تو شوق سے کرنا جو کرنا چاہتی ہو, لیکن پھر جو میں کروں گا وہ برداشت کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر تم اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹتی تو میں بھی ضد کا پکا ہوں. یہی دیکھ لو کہ میں نے اپنے معذور بھتیجے کو دیکھ کر یہ قسم اٹھائی تھی کہ جس کی وجہ سے میرا بھتیجا اس حال میں پہنچا اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. سب گھر بار چھوڑ کر اپنی بات پوری کرنے کے لیے انسانوں کی بستی میں آ گیا, اور جس کی وجہ سے میرا بھتیجا معذور ہوا اس کی زندگی مشکل بنا دی. میری طرف دیکھتے پورے اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا. میں نے لاپرواہ انداز میں کندھے اچکا دیے. نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا کہ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اس کی وجہ کیا تھی یہ تو میں نہیں جانتی تھی, لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا. کچھ دیر خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا, پھر میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا. میں اسے اپنی جیت سمجھتی تھی, لیکن نہیں جانتی تھی کہ کتنی بری طرح سے ہار چکی ہوں. صبح جب آنکھ کھلی تو پورے گھر میں شور مچا ہوا تھا. شور کی آواز پر مجھے بہت حیرت ہوئی, کیونکہ ہمارے گھر میں صبح کے وقت اونچا بولنا بہت معیوب سمجھا جاتا. لیکن ابا شدید غصے میں تھے. کمرے سے باہر نکلی تو اماں سر جھکائے کھڑی تھی اور ابا شدید غصے میں تھے. یہ منظر میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا, کیونکہ ابا بہت نرم طبیعت کے انسان تھے, کبھی انہیں غصے میں نہیں دیکھا. میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے اماں سے کہا کہ اس سے خود ہی پوچھ لو تاکہ سچ سامنے آ جائے. میں حیرت سے کبھی امی اور ابا کی طرف دیکھ رہی تھی. سامنے رکھے ٹیبل پر خوبصورت پھولوں کا گلدستہ پڑا تھا. پھول دیکھ کر میں چونک گئی. اتنی صبح یہ پھول کہاں سے آ گئے؟ اماں اور ابا کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے ابا سے پوچھا. ابا نے غصیلی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کمرے میں چلے گئے. میں نے خوبصورت پھولوں کا گلدستہ اٹھایا, جسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی. اس میں میری تصویر بھی رکھی تھی. یہ تصویر میں نے کب بنائی تھی, کہاں بنائی تھی مجھے یاد نہیں تھا, لیکن پھولوں کے ساتھ رکھی تصویر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اماں میرے قریب آئی اور انتہائی غصے سے پوچھا, یہ پھول تمہیں کس نے بھیجے؟ اماں کا سوال سن کر میں اپنے کمرے کی طرف آ گئی. بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی. ایک تھپڑ لگاتے ہوئے اماں نے دوبارہ مجھ سے پوچھا, تم بتاؤ کہ یہ پھول تمہیں کس نے بھیجے؟ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلا دیا. میں نے کہا, میں نہیں جانتی, بلکہ مجھے تو ابھی پتہ چلا کہ یہ پھول میرے لیے بھیجے گئے. میں بہت حیران تھی کہ کون بھیج سکتا ہے, یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے. بہت دیر تک ذہن پر زور دیتی رہی, لیکن کچھ یاد نہیں آیا. ایسی کون سی شخصیت تھی؟ شدید غصے میں تھے ابا. ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے چلے گئے. اماں بھی بار بار پوچھتی رہی, لیکن میں جواب نہیں دے پا رہی تھی. انہیں مطمئن نہیں کر پائی, اس لیے میں ان کے کہے بغیر ہی سب کام کر رہی تھی. تمام کاموں کو بہت اچھی طرح سے صفائی کر کے میں تھک گئی. جب امی کمرے میں آئی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے بستر پر پھول ہی پھول رکھے ہوئے تھے. خوبصورت مہکتے ہوئے گلاب کے پھول, ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ابھی باغ سے توڑ کر لایا ہے. یہ بہت تازہ تھے. ایک بار تو لمبے سانس لے کر پھولوں کی خوشبو میں اندر اتارنے لگی, لیکن پھر جانے مجھے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا. اگر امی کمرے میں آ جاتی تو میرے بستر کو پھولوں سے سجا دیکھ کر تو میری سختی آ سکتی تھی. جلدی سے میں نے پھول اکٹھے کیے, شاپر میں ڈالا, اور میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہے. میرے ذہن میں جن ذات کا خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ یہی سب کچھ وہ کر رہا ہو, لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے. رات میں جب ابا گھر واپس آئے تو تب بھی شدید غصے میں تھے. مجھ سے کوئی بات نہیں کہ میرے سامنے اماں سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی نے کیا بتایا ہے, کہ پھول بھیجنے والا کون ہے, جس پر میں نے ابا کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نہیں جانتی.
खाना खाकर मैं कमरे में आ गई। आज मैंने टीवी नहीं देखा क्योंकि मैं अब्बा की नज़रों का सामना ही नहीं करना चाहती थी। बबलू के सोते ही जिन जात कमरे में नमूदार हुआ, आज वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। हंसते हुए उसने कहा, अभी तो मैंने इब्तिदा की है, लेकिन तुम्हारा परेशान और अफसरदा चेहरा देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। तुम तो पहले मुकाबले में हिम्मत हार चुकी हो। अब मैंने अपना सर पीट लिया। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला था। ये सब जिनजाद ने ही किया था। सबकी नज़रों में मुझे मुजरिम बना दिया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए इंतहाई गुस्से से कहा, अब तुम याद रखना, जो कुछ तुमने किया है उसके बदले में तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तब मुझसे गिला ना करना, शिकवा भी नहीं कर सकोगे। मैं उसे धमकी तो दे रही थी, लेकिन अच्छे से जानती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तो बहुत खुश था। कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा, तंज के तीर चलाता रहा, फिर मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। उसके जाते ही मैंने सर पीट लिया था। वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया था। मैं तो उससे शरारत कर रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बदले में वो भी मुझसे शरारतें शुरू कर देगा। लेकिन अब क्या कर सकती थी, गलती हो चुकी थी। अगली रोज़ सुबह सवेरे ही अब्बा ने नाश्ते के बाद ऐलान करते हुए कहा कि आज वो काम पर नहीं जा रहे क्योंकि उनका एक पुराना दोस्त अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ रहा है। ये तो सुनते ही मैं परेशान हो गई। दिल ही दिल में जिनजात को बद्दुआएं देने लगी, जबकि अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि वो यही चाहती थी कि जल्दी से मेरी शादी कर दें। अब्बा के दोस्त का बेटा एहसान देखकर तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत नौजवान था, बिल्कुल वैसा जैसा मैंने ख्वाब में देखा था कि मेरा हमसफ़र इतना हसीन होना चाहिए। एहसान के वालिदैन बहुत खुश मिजाज और खुश अखलाक लोग थे। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार उनसे मिल रहे हैं। मैं अम्मा के साथ मिलकर किचन में खाना बनाती रही। जब सबने खाना खा लिया तो अम्मा ने मुझसे चाय बनाने के लिए कहा। मैंने बहुत मोहब्बत और लगन से चाय बनाई। जब जिनजात मेरे सामने हाजिर हुआ, मेरे मुस्कुराते चेहरे को देखकर न जाने क्यों उसे गुस्सा आ गया। गुस्से से कहने लगा, तुम तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो, ऐसे लग रहा है तुम्हारे मन की मुराद पूरी हो गई है। मैंने मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया, तुमने देखा है कि मेरे अब्बा के दोस्त का बेटा एहसान कितना खूबसूरत है। बहुत जल्द हमारी शादी होगी, फिर तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी। मेरी जान तुमसे छूट जाएगी? बराए मेहरबानी तुम अपने घर चले जाना, अपने वालिदैन के पास। रानी की जान भी छोड़ देना। हैरत तो मुझे इस बात पर हुई कि वो मुझे जवाब देने के बजाय खामोश निगाहों से देखता रहा। उसकी खामोशी पर हैरान होते मैंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? उसने इंतहाई संजीदगी से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता। तुमने मुझे बहुत तकलीफ़ें पहुँचाई हैं, लेकिन आज दिन तक मैंने तुम्हें बदले में कोई तकलीफ़ नहीं दी। यहाँ तक कि अब मैं रानी को भी कुछ नहीं कहता, बल्कि उनके घर जाना ही छोड़ दिया है। हर वक्त छत पर पड़ा रहता हूँ या उनके घर की छत पर खड़े होकर तुम्हारे घर की तरफ देखता रहता हूँ, शायद तुम्हारा दीदार हो जाए। वो इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे से कह रहा था। उसका इजहार मोहब्बत सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अम्मा चाय लेने खुद ही किचन में आई, मुझे डांटते हुए चाय लेकर चली गई। जिनजाद उन्हें दिखाई नहीं दिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि क्या कह रहे हो? जिस पर उसने इकरार में सर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुम भी सुन लो, मैं बहुत बेबस हूँ। ना चाहते हुए भी मेरा दिल तुम्हारी तरफ मायल हो रहा है। तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। बेहतर यह है कि इस रिश्ते से इनकार कर देना। यह कहते वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। वो सच कहता था कि मुझे दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। रानी तो पहले से बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन मैं मुसीबत में फंस गई थी। नहीं जानती थी कि जिस जिनजात से शरारतें कर रही हूँ वही आशिक बन जाएगा, मेरे लिए मुसीबत भी बनेगा। एहसान के वालिदैन को मैं और मेरा सारा घर पसंद आया, इसलिए जाते हुए अम्मा और अब्बा को भी अपने घर आने की दावत दे गए। बल्कि 2 रोज़ के बाद अम्मा अब्बा को भी अपने घर खाने पर बुला लिया। मैं बहुत बेचैन थी। घर में अकेली थी तो जिनजाद आ गया। वो भी गुस्से में था क्योंकि मैंने अम्मा और अब्बा को मना किया था कि कुछ देर तक वो मेरे सामने बैठकर मुझे धमकियाँ देता रहा और फिर गायब हो गया। मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। अगर रिश्ते से इनकार करती हूँ तो अब्बा और अम्मा दोनों नाराज़ हो जाते। उस जिनजात की वजह से पहले ही मेरा किरदार मशकूक हो चुका था और अब नई मुसीबत बनकर मेरे सर पर नाजिल हो गया था। शाम से पहले अम्मा अब्बा वापस आकर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। जिन का इसरार बढ़ रहा था कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर रही थी। जिनजात ने मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे छोटे भाई को जान से मार सकता है। अब वो मुझसे इंतकाम लेने पर आ रहा था। मैंने उस मसले को लेकर बहुत परेशानी उठाई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था, इसलिए अम्मा को सच बता दिया, जिसे सुनते ही वो इस कदर परेशान हो गई कि मुझे लगा शायद उन्हें कुछ हो गया है। जल्दी से पानी पिलाया। अम्मा मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई बेबसी से कहने लगी कि तुम्हें मना करती थी ना कि रानी से दूर रहो,
खुद ही देख लो, रानी तो ठीक हो गई, तुम मुसीबत में मुब्तला हो चुकी हो। मैं जानती थी कि अम्मा जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं, लेकिन अब ये गलती हो गई थी। उसको दूर नहीं किया जा सकता था, बल्कि उसका हल निकालना चाहिए था। अम्मा ने मुझसे कहा कि वो अब्बा से बात करेंगी और किसी रूहानी बुज़ुर्ग को ले आएंगी। ये सुनते ही मैं मज़ीद परेशान हो गई, क्योंकि रानी के अब्बा भी किसी रूहानी बुज़ुर्ग को लेकर आए थे, जिसके बाद रानी की सेहत इस कदर ख़राब हो गई थी कि सबको ऐसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। डरते डरते मैंने अम्मा को ये वाक़या भी सुना दिया। अम्मा ने तसल्ली दी कि परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मा को सब कुछ बताने के बाद मैं बेहतर महसूस करने लगी। एहसान के वालिदैन ने अब्बा से फ़ोन पर बात की। वो 2 रोज़ बाद मंगनी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द एहसान के नाम की अंगूठी पहना दें। अब्बा ने तो उन्हें 2 रोज़ बाद आने की इजाज़त दे दी थी, जबकि मैं और माँ बहुत परेशान थी कि न जाने क्या होगा। अब्बा ने एक रूहानी बुज़ुर्ग का पता लगा लिया जो इंसानों की बस्ती से बहुत दूर एक जंगल में रहते थे। लेकिन जब भी कोई इंसान अपना मसला लेकर उनके पास जाते तो उसे ज़रूर हल करने की कोशिश करते। रानी के अब्बा और मेरे अब्बा रूहानी बुज़ुर्ग से मिलने के लिए जंगल में चले गए, जिस पर उन बुज़ुर्ग ने तसल्ली देते हुए कहा कि कुछ नहीं होगा, वो खुद ही सब कुछ देख लेंगे। अब्बा मुतमईन हो गए, लेकिन न जाने क्यों मुझे सुकून नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जिनजात ज़रूर कुछ करेगा। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी मंगनी होनी थी। बहुत कम मेहमानों को बुलाया गया था, क्योंकि 6 माह बाद शादी का फ़ैसला किया गया था, इसलिए मंगनी पर ज़्यादा मेहमानों को मदऊ नहीं किया गया था। एहसान ने मुझे अंगूठी पहना दी, लेकिन अचानक जिनजात कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और इंतहाई ऊंची आवाज़ से कहा, तुम इस फरार लड़की से मंगनी क्यों कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये मुझे पसंद करती है? हमेशा मेरे साथ जीने मरने की कस्में खाई और अब तुमसे मंगनी कर रही है। ऐसी धोखेबाज लड़की को किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। मेहमानों की मौजूदगी में जिनजात ने एहसान की तरफ देखते हुए कहा। सब हैरत से उस अजनबी आदमी को देख रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त इंसानी रूप में सबको दिखाई दे रहा था। इसलिए किसी को शक नहीं पड़ा कि ये इंसान नहीं बल्कि जिनजात है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि इसी जिनजात ने मेरी ज़िंदगी अजीरन की हुई है। एहसान ने अपने नाम की अंगूठी मेरी उंगली से उतार ली और गुस्से से कहा, अगर तुम किसी और को पसंद करती थी तो पहले ही घर वालों को बता देती। ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? अम्मी, अब्बा, बबलू और मेहमान सभी परेशान थे। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। एहसान और उसके वालिदैन मुझे बुरा भला कहते यहाँ से चले गए थे। अम्मा अब्बा ने सर झुका लिया। अब्बा की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैंने जिनजात के साथ शरारतें करके बहुत बड़ी गलती की है। मैं खुद ही मुसीबत में फंस गई हूँ। शाम तक अम्मा की सेहत बहुत ख़राब हो गई थी। वो उस सदमे को बर्दाश्त ही नहीं कर रही थी कि मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है, और उसकी वजह से वो जिनजात ही था। जल्दी ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। रात को जिनजात मिलने के लिए आया तो मैंने उससे कोई बात नहीं की। ये मेरी नाराज़गी का इजहार था, बल्कि उसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखा। उसने बहुत कोशिश की कि मैं उसके साथ पहले की तरह बातें करूं, लेकिन जो कुछ आज हुआ था वो नाकाबिले माफ़ी था, इसलिए मैंने उससे कोई बात नहीं की। अम्मा का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि सारे मोहल्ले में लोग हमारे बारे में बातें कर रहे थे। अब्बा के गमज़दा चेहरे की तरफ देखा नहीं जाता। सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते रहे ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, माशरे में उनकी और बच्चों का आला मुकाम बन सके। लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। लोग हमें तरह तरह की बातें कर रहे थे। जिनजात ने मुझे कहा था कि वो जल्दी मुझसे शादी करना चाहता है। उसके सामने खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शाम से कुछ पहले रानी के अब्बा रूहानी बुज़ुर्ग को बुला कर ले आए। दिखने में वो बुज़ुर्ग बिल्कुल नहीं थे, बल्कि जवान आदमी दिखाई दे रहे थे। घर में दाखिल होते ही सहन के दरमियान में एक कपड़ा बिछा कर बैठ गए। सब घर वालों को अपने करीब बिठा लिया और एक गोल दायरा लगा लिया। हम सबको सख्ती से मना किया कि उस दायरे से बाहर कोई भी नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत देर तक वो कुछ पढ़ते रहे। सब घर वालों और हम पर दम करते रहे। अब वो जिनजात नहीं आया। अगर आ जाता तो तुम देखती कि मैं तुम्हारे सामने उसका क्या हशर करता हूँ। 2 घंटे बाद रूहानी बुज़ुर्ग ने इंतहाई दुखी लहजे से कहा, मैं जिनको काबू करना चाहता था, लेकिन शायद उसे इल्म था, इसलिए वो दूर चला गया था। रूहानी बुज़ुर्ग ने हमारे पूरे घर का हिसार खींच लिया और मुझे गले में डालने के लिए एक तावीज़ दिया, यहाँ तक कि सब घर वालों के लिए उनको भी तावीज़ दिए। जाने से पहले रूहानी बुज़ुर्ग ने हमें तसल्ली दी कि अब वो कभी भी इस घर में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि रूहानी बुज़ुर्ग ने हमारे घर का हिसार खींच लिया था। बहुत रोज़ गुजर गए थे, मैंने उस जिनजात को दोबारा नहीं देखा था। शायद वो अपनी बस्ती में वापस चला गया था, क्योंकि उसे मेरी तरफ से बहुत मायूसी हुई थी।
اماں تو میرا رشتہ ٹوٹنے کے بعد بستر سے جا لگی تھی، لیکن میں اب بھی بہت مطمئن تھی اور شکر تھا کہ اس جن ذات سے میری جان چھوٹ گئی۔ کچھ ہی روز بعد ابا کی فیکٹری میں کام کرنے والے ایک پڑھے لکھے نوجوان کا رشتہ میرے لیے آ گیا، جو احسان کی طرح خوبصورت تو نہیں تھا لیکن بہت اچھی شخصیت کا مالک تھا۔ رشتہ آنے کے بعد اماں کی صحت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ جلد ہی ہماری شادی بھی ہو گئی، لیکن میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ کبھی کسی دوسرے کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، ورنہ انسان خود ہی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جن ذات کی صورت میں وہ مصیبت صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ پورے گھر پر مسلط ہو گئی تھی۔ میں اب روحانی بابا کا شکر ادا کرتی تھی، جس کی وجہ سے میں زندگی کی ایک بہت بڑی مصیبت سے باہر نکل سکی تھی۔ امین کے ساتھ میں اب بہت خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہوں۔